आज का हमारा टॉपिक है संसद भवन, पार्लियामेंट। भारत का पार्लियामेंट, भारत का घर, जहां भारत के नियम बनते हैं, कानून बनते हैं और कानूनों को लागू किया जाता है। एक ऐसा घर हम इस पार्लियामेंट पर अध्यायवार वर्णन करते हैं, विस्तार से जानकारी देते हैं, फिर आपको विभिन्न परीक्षाओं में आए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। परिचय। सर्वोच्च विधायी निकाय। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग और भारत की संसद इसका सर्वोच्च विधायी निकाय है। सरकार के संसदीय स्वरूप, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाने के कारण यह भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रमुख और केंद्रीय स्थान रखता है। पहली संसद भवन। भारत के नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव वर्ष 1951 से 52 के दौरान हुआ और पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। संवैधानिक प्रावधान। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है। संसद के लिए संदर्भ का ढांचा। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसद के लिए अमेरिकी पैटर्न के बजाय ब्रिटिश पैटर्न पर भरोसा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग नहीं है, जबकि भारत में है। संसद के अंग। राज्यसभा, जिसे हम बोलते हैं राज्यों की परिषद के बारे में। यह उच्च सदन, द्वितीय सदन या बुजुर्गों का सदन कहा जाता है और यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अब बात करते हैं संरचना की। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सदन के वर्तमान सदस्य की संख्या 245 है, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति के द्वारा नामित हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, अन्य की पर्याप्त जनसंख्या नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य वे होते हैं जिनके पास कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष अधिकार या व्यवहारिक अनुभव हो। तर्क यह है कि बिना चुनाव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदन में जगह दी जाए। अब बात करते हैं कार्य की। लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानूनों की समीक्षा करने और उनमें बदलाव करने के लिए राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कानून बनाने की पहल भी कर सकता है और कानून बनने के लिए किसी विधेयक का राज्यसभा में पारित होना भी आवश्यक है। अब बात करते हैं शक्तियों की। राज्य से संबंधित मामले। राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, इसलिए राज्यों को प्रभावित करने वाला कोई भी मामला इसकी सहमत और अनुमोदन के लिए इसके पास भेजा जाना चाहिए। यदि केंद्रीय संसद किसी मामले को राज्य सूची से हटाना या स्थानांतरित करना चाहती है तो राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। अब बात करते हैं लोकसभा, जिसे बोलते हैं लोगों का सदन। लोकसभा को निचला सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है और यह समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। बात करते हैं संरचना की। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है,
जिनमें से 530 सदस्य राज्यों के 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व, 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने एंग्लो इंडियन समुदाय से भी 2 सदस्यों को नामांकित किया था, लेकिन 95 संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही वैध था। प्रतिनिधियों का चुनाव। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव अधिनियम 1965 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया। कार्य। लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में एक कार्यपालिका का चयन करना है। व्यक्तियों का एक समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का उपयोग करते हैं तो अक्सर यही कार्यपालिका हमारे मन में आती है। अब बात करते हैं शक्तियों की। संयुक्त बैठक में निर्णय। किसी भी सामान्य कानून को दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। हालांकि दोनों सदनों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में अंतिम निर्णय दोनों सदनों का संयुक्त सत्र के द्वारा बुलाकर लिया जाता है। बड़ी ताकत के कारण ऐसी बैठक में लोकसभा का विचार प्रबल माना जाता है। अब बात करते हैं धन संबंधी मामलों में शक्तियाँ। लोकसभा धन संबंधी मामलों में अधिक शक्तियों का प्रयोग करती है। एक बार जब लोकसभा सरकार के बजट या किसी अन्य धन संबंधी कानून को पारित कर देती है तो राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। हाँ, राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों की देरी तक कर सकती है। इसमें बदलाव या सुझाव दे सकती है। हालांकि राज्यसभा इन बदलावों को स्वीकार भी कर सकती है और नहीं भी। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की शक्ति। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य कहते हैं कि उन्हें मंत्रिपरिषद में कोई विश्वास नहीं तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा के पास ऐसी शक्ति नहीं है। अब बात करते हैं अध्यक्ष की। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए संसद में नहीं बैठता, लेकिन वह संसद का एक अभिन्न अंग है। वह राज्य का प्रमुख होता है और देश का सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी होता है। नियुक्ति। संसद के निर्वाचित सदस्य सांसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य विधायक भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब बात करते हैं शक्तियों की। किसी विधेयक को पारित करने के लिए सहमत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। सदनों को बुलाना, स्थगित करना, उनके पास दोनों सदनों को बुलाने और स्थगित करने, लोकसभा को भंग करने और जब सदन सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब बात करते हैं संसद की सदस्यता योग्यताएं। राज्यसभा वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 30 वर्ष की आयु हो चुकी हो। उसे यह शपथ या प्रज्ञान लेना चाहिए कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार उसे उस राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहा। हालांकि 2003 में एक प्रावधान किया गया था, कोई भी भारतीय नागरिक राज्यसभा चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य का हो। अब बात करते हैं लोकसभा के लिए। राज्यसभा, इसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसे शपथ या प्रज्ञान के माध्यम से घोषित करना चाहिए कि उसकी संविधान में सच्ची आस्था, निष्ठा और वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और उसे भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए। अब बात करते हैं अयोग्यताएं। संवैधानिक आधार पर यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है, किसी मंत्री या संसद द्वारा छूट प्राप्त किसी अन्य पद को छोड़कर, यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त, अदालत द्वारा उसे घोषित किया गया हो, यदि वह अन्यमोचित दिवालिया हो, यदि वह भारत का नागरिक ना हो,
यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो। अब बात करते हैं वैधानिक आधार पर। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। चुनावों में कुछ चुनावी अपराधों, भ्रष्ट प्रथाओं का दोषी पाया गया हो, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप 2 या अधिक वर्षों के लिए कारावास हुआ हो, निवारक हिरासत कानून के तहत हिरासत अयोग्यता नहीं है। भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्वतखोरी के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसी सामाजिक अपराधों का प्रचार करने और आचरण करने के लिए दंडित किया गया हो। अब बात करते हैं कार्यकाल की। राज्यसभा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य को 6 साल का सुरक्षित कार्यकाल प्राप्त है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वे सदस्यता के लिए फिर से चुनाव लड़ने के हकदार हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे 5 वर्ष की समाप्ति से भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद ये 6 महीने से अधिक नहीं होगी। अब बात करते हैं अधिकारी की। राज्यसभा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदस्यों द्वारा अपने में निर्वाचित सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। वह लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष बना रहता है जब तक कि अगला सदन उसके स्थान पर नया अध्यक्ष न चुन ले। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में एक उपाध्यक्ष सदन द्वारा निर्वाचित बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब बात करते हैं संसद की शक्तियां और कार्य। पहला, विधायी कार्य। संघ सूची के विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडलों के साथ साथ संसद को समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। किसी भी सूची में उल्लिखित विषय में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। अब बात करते हैं वित्तीय कार्य की। यह जनता के धन का संरक्षक है। सरकार संसद की मंजूरी के बिना ना तो जनता पर कोई टैक्स लगा सकती है और ना ही पैसा खर्च कर सकती है। बजट को हर साल संसद द्वारा मंजूरी दी जाती है। अब बात करते हैं चुनावी कार्य की। यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है और राज्यसभा अपने उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अब बात करते हैं हटाने की शक्ति। संसद की पहल पर कुछ उच्च पदाधिकारियों को पद से हटाया जा सकता है। ये संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटा सकता है। अब बात करते हैं संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन संसद के द्वारा विशेष बहुमत से किया जाता है। कुछ प्रावधानों को केवल राज्यों की मंजूरी से संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अब बात करते हैं कार्यपालिका की शक्ति। संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। सरकार हमेशा इन प्रस्तावों को बहुत गंभीरता के साथ लेती है क्योंकि सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती है और इसका मतदाताओं पर संभावित प्रभाव पड़ता है, जिसका सामना सरकार को अंततः करना पड़ता है। अब बात करते हैं विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो CGL, UP PET, UPSSC, UPSC जैसी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, उनका हम MCQ के माध्यम से अध्ययन करते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की अब बात करते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं?
2. लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संघीय व्यवस्थापिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, तीनों। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकप्रिय सदन लोकसभा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? अनुच्छेद 79। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन सा होता है? निम्न सदन आपका लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें प्रतिबद्धित है? न्यायिक समीक्षा में। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1992। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के लिए किस लिए आयोजित की जाती है? उस विधेयक पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन। भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। निम्न में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? 2 बार। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल होना चाहिए? 6 महीना। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके लिए आयोजित किया जाता है? तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? एक ऐसे विधेयक पर विचार करने, उसे पारित करने जिस पर दोनों संसदों में मतभेद हो। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और उसे पास करना होता है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? संसद का संयुक्त सत्र। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम है? 1/10। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है? लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1979।
भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जा सकता? धन विधेयक को। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे। वह समय सीमा है 14 दिन। गैर धन विधेयक पर संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। 1 वर्ष तक राजस्व में एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? वित्त विधेयक के द्वारा करती है। संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। वह व्यक्ति जो राज्यसभा में मत दे सकता है और लोकसभा तथा राज्यसभा में बोल सकता है वो हैं वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10। संसद की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष सत्रों में किया जाता है, 3 सत्र में किया जाता है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि है 6 माह। संसदीय शब्दावली में सत्रावसान से क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो या देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249। यदि संसद को राज्य सूची के किसी विषय से संबंध में कानून बनाना है तो इसके लिए प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा? राज्यसभा में। भारतीय संसद में कार्यवाही में अपनाया जाने वाला शून्यकाल संदर्भित है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। निम्नलिखित में से कौन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही है? इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। पहला, 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। दूसरा, और इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 6 महीना। संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। जब किसी संसद सदस्य द्वारा यह महसूस किया जाता है कि किसी मंत्री द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई है तो संसद सदस्य द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा? विशेषाधिकार प्रस्ताव। जब किसी संसद सदस्य द्वारा यह महसूस किया जाता है कि किसी मंत्री द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई है तो सदस्य द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा? विशेषाधिकार प्रस्ताव। इनमें से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? निलंबन। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? संसद। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सा बजट प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। इनमें से कौन सी कार्यवाही संघ के बजट से संबंधित है? कटौती प्रस्ताव। सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके 1 रुपये करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती प्रस्ताव। निम्न में से कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पदमुक्त करने की कार्यवाही को चालू कर सकता है? लोकसभा। संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? संसद। यह संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे उसे क्या कहते हैं? तदर्थ समिति कहते हैं। इनमें से कौन समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? वित्त मंत्रालय के लिए सलाहकारी समिति। विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? विधेयों का निर्माण करना। संसद और संविधान प्रदान नहीं करते विधिक न्याय। द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय है? निम्न सदन और उच्च सदन। भारत के संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए? लोकसभा और विधानसभा। भारत की संसद की इमारत को क्या कहा जाता है? संसद भवन। भारत की संसद की लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं।
भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से। कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है? इनमें से कोई नहीं। कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है? इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? उपयुक्त में कोई नहीं। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 250। कुल मिलाकर उड़ीसा में संसदीय सीटें हैं 10। राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा में होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है लोकसभा। सदन के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कुल सदस्यों का 1/10। किस लोकसभा अध्यक्ष ने मोथेश्री नामक पुस्तक लिखी? सुमित्रा महाजन। निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के 17वें के लिए एक अधिसूचना जारी करता है? राष्ट्रपति। निम्न में कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? वित्त मंत्री। भारतीय संसद है 2 सदनी। संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 238 है। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्न में से कौन सी हैं? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति तीनों हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि का संरक्षक है? संसद। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र में सबसे बड़ा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। इनमें से किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10। तमिलनाडु में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 18। कर्नाटक में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 31। पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? 16। आंध्र प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? 25। केरल के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 20। लोकसभा में पंजाब को कितनी सीटें प्राप्त हैं? 13। गुजरात के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 26। महाराष्ट्र को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? 48। चंडीगढ़ के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 1।